नमस्कार। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी श्रोताजन का स्वागत है, सभी मित्रों का स्वागत है। भारतीय सत्य, यहाँ पे भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत बताया जाएगा गैर सरकारी संगठन के बारे में, एनजीओ से। तो यहाँ पे एनजीओ के बारे में बताया जाएगा। एनजीओ जिसे कहा जाता है गैर सरकारी संगठन। आज का लेक्चर इसी पर आधारित रहेगा। इस वीडियो में आपको बता देते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया जाएगा आज। तो आज यहाँ गैर सरकारी संगठन के बारे में जानकारी दिया जाएगा, उसकी छोटी सी परिभाषा बताएंगे और गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बात होगी यहाँ पे, मेन पॉइंट। और बात होगी भारत में गैर सरकारी संगठन के बारे में, और इसके बाद में जो सबसे मेन टॉपिक रहेगा वह रहेगा गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याएं। तो इस प्रकार से बताया जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए इसके बारे में। देखिए, गैर सरकारी संगठन, ये जो गैर सरकारी संगठन है इसे एनजीओ कहते हैं। गैर सरकारी संगठन लाभकारी, परोपकारी और सामाजिक हितैषी उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी, परोपकारी और सामाजिक हितैषी उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। विश्व बैंक ने गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित करते हुए कहा है, ऐसे समूह और संस्थाएं जो व्यापक तौर पर सरकारी निर्भरता से मुक्त होते हैं तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की बजाय मानवीय अथवा सहकारी उद्देश्यों को लेकर चलना उनका गुण होता है। और ऐसे निजी संगठन जो निर्धनों के हितों को आगे बढ़ाने, उनकी परेशानियों को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने अथवा सामुदायिक विकास जैसे काम करने का बीड़ा उठाते हैं, वस्तुतः गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो प्रकृति में बेहद विविधतापूर्ण होते हैं। तो कैसे होते हैं? विविधतापूर्ण होते हैं। इसलिए ऐसी कोई सुसंगठित परिभाषा देना लगभग असंभव है जो इस विविधता को प्रस्तुत कर सके। पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों की परिभाषा में कहा जा सकता है कि ये नागरिक समाज पर आधारित ऐसे गैर लाभकारी संगठन हैं जो एक उत्पादक, सुरक्षात्मक अथवा वैकल्पिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया गैर सरकारी संगठन के बारे में। अब यहीं पे इसी के अंतर्गत जानिए एनजीओ जो है गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति के बारे में। तो यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति सामान्यतया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में गठित होने वाली अनेक समितियों और आंदोलनों के संदर्भ में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के जवाब में मध्यम वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों की पहल के परिणाम थे। ऐसे गैर सरकारी संगठनों के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, अगला है केयर, वर्ल्ड विजन, और यहाँ पे ऑक्सफैम। तो इन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र में उनके दर्जे के कारण गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हर एक देश में गठित संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, अलग अलग नामों से विख्यात है। तो यहाँ पे बात हुआ गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति के बारे में, एक शॉर्ट में पॉइंट बताया गया। अब यहीं पे थोड़ा सा बात करेंगे भारत में गैर सरकारी संगठन के बारे में, एनजीओ इन इंडिया। तो यहाँ पे एनजीओ इन इंडिया अर्थात भारत में गैर सरकारी संगठन। तो यहाँ पर जानिए, तो भारत में
गैर सरकारी संगठनों के गठन संबंधी निश्चित कानून व कहीं प्रक्रियाएं हैं। तो ये कहना है यहाँ पे, तो भारत में जो है गैर सरकारी संगठनों के गठन संबंधी निश्चित कानून व प्रक्रियाएं हैं भारत में, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। भारत में एक गैर सरकारी संगठन के गठन हेतु भारत में गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित कानूनों में से किसी के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें कानून भाग का भी जो है, जो समितियां कह सकते हैं सोसाइटी से पंजीयन या यहाँ पे अधिनियम 1860 खा में जो है भारतीय न्याय अधिनियम है। अगला है 1882 गा में जो है कंपनी अधिनियम है। और 2013 के तहत भारत में गैर सरकारी संगठनों का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। भारत में गैर सरकारी संगठनों का क्षेत्र विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार के यहाँ पे कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और है भी। तो यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, यहाँ पे जो मेन पॉइंट रहा है भारत में गैर सरकारी संगठन एनजीओ इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे भारत में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो है, निर्धन, निर्बल, दलित, तो कई प्रकार की जो समाज में कुरीतियां हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उन सभी के मानवाधिकार के लिए गैर सरकारी संगठनों को बनाया गया है। और उसी संगठन के माध्यम से कुछ अच्छे लोग कार्य करते हैं समाज में, और कुछ गैर सरकारी संगठन जो है भारत में क्या पूरे विश्व में सिर्फ केवल संगठन के नाम पर लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है। और यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि कितनी प्रकार की पूरे विश्व में, भारत से लेकर के पूरे विश्व में अनेक प्रकार के संगठन उपलब्ध हैं जो सामाजिक, देश के लिए, समाज के लिए, मानव अधिकार के लिए भलाई का काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए नकारात्मक भी हैं और सकारात्मक भी हैं। तो इसमें अनेक प्रकार की संगठन हैं जो समाज के लिए अच्छे भी हैं और समाज के लिए नकारात्मक भी हैं, देश के लिए भी। तो अब आगे यहीं पे बात करते हैं एनजीओ जो है, कह सकते हैं गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याएं। तो यहां पर ये सबसे मेन टॉपिक रहेगा। तो यहां पे जानिए इसके बारे में। देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहां से है गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याएं। तो यहां पे जो ये गैर सरकारी संगठन है, इससे जो संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में काफी विस्तार से यहां पर बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याएं, एनजीओस। पॉइंट ए, विदेशी अंशदान या कहें नियमन। तो यहां पे विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 से एक्ट 2010 जो है FCRA कह सकते हैं इस एक्ट को, इसका फुल फॉर्म है। तो यहां पे विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2016 में, कब? वर्ष 2016 में 20,000 गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और उनके कह सकते हैं FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। उन गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध यह कार्रवाई हुई है जो विदेशी धन का उपयोग धर्मांतरण अर्थात किसी के धर्म को अगले धर्म में परिवर्तित करने का काम करते थे, या कह सकते हैं उसी को कहा जाता है धर्मांतरण। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, हिंदू है, उसे मुस्लिम में, समुदाय में, धर्म में परिवर्तित किया जाए, और कोई मुस्लिम धर्म से है उसे हिंदू में परिवर्तित कर दिया जाए। तो अनेक इस प्रकार के धर्म हैं। तो यहाँ पे धर्मांतरण और सांप्रदायिकता जैसी अंधीकृति गतिविधियों में कर रहे थे। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने FCRA अधिनियम, तो कह सकते हैं जो अधिनियम है FCRA अधिनियम 2010 के उल्लंघन के कारण 6,000 से अधिक एनजीओ का अर्थात गैर सरकारी संगठनों का FCAR जो है लाइसेंस रद्द किया है। पॉइंट, एनजीओ के
कामकाज, एनजीओ के कामकाज के तरीकों तथा इन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर अलग अलग राय और तर्क सामने आते हैं। सवाल उठते हैं कि क्या एनजीओ को स्वतंत्र तरीके से काम करने दिया जाना चाहिए? उनकी उनकी विदेशी फंडिंग जो है, धन जो है, विदेशी फंडिंग को रोक दिया जाना चाहिए अथवा उन पर और अंकुश लगाना चाहिए। पॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो यहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, जिसे कह सकते हैं आईबी, आईबी कहा जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गैर सरकारी संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह है, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकती है या कहीं देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता और सामरिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है एनजीओ। पॉइंट रिपोर्ट में उन्हें, तो ये जो रिपोर्ट रहा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का रहा, आईबी का कहना। अब यहीं पे रिपोर्ट में उन्हें सरकार के विकास लक्ष्य के मार्ग की प्रमुख बाधा बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि वे जीडीपी पर प्रति वर्ष जो जीडीपी होता है उसके बारे में बताया गया है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है, जीडीपी के प्रति वर्ष 2 से 3% का नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं एनजीओ। पॉइंट आईबी की अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, आईबी की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त बहुत सारे एनजीओ देश में अलगाववाद और माओवाद को हवा दे रहे हैं। बहुत सारा ऐसा धर्मांतरण विशेषकर आदिवासियों को ईसाई बनाने के काम में लगाया जा रहा है। उन पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि विदेशी शक्तियां उनका उपयोग एक प्रॉक्सी के रूप में भारत के विकास पथ को अस्थिर करने के लिए करती हैं। जैसे परमाणु, तो कह सकते हैं यहाँ पे जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और खनन कार्य के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पॉइंट भारत में इस समय, तो यहीं पे भारत की जो बात हो रही है, तो भारत में इस समय जो है 30 लाख से अधिक एनजीओ हैं। अर्थात भारत में इस समय जो है 30 लाख से अधिक जो है गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ हैं 30 लाख भारत में। इसका अर्थ है हुआ कि क्या हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि औसतन लगभग 400 भारतीयों के पीछे एक स्वैच्छिक संगठन है। अर्थात 400 भारतीय जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके पीछे एक स्वैच्छिक संगठन एनजीओ है। तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की बात करें, यहाँ पे तो जो भारत का राजधानी दिल्ली है, तो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही 76 अर्थात 76,000 एनजीओ हैं दिल्ली में। लेकिन इनमें से कोई भी अपना लेखा जोखा सरकार को नहीं देता। केरल में तो एनजीओ द्वारा सरकार को लेखा जोखा न देने का बाकायदा प्रावधान भी है इन एनजीओ का। आगे बात करते हैं पॉइंट भारत में जितने प्राथमिक स्कूल नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा एनजीओ हैं। तो भारत में जितने प्राथमिक स्कूल नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा एनजीओ हैं। तो यहां पे प्राथमिक विद्यालय की बात हुई है। तो आगे बताते हैं, तो ध्यान दीजिए, देखिए रूस के बाद भारत ही विश्व का ऐसा देश है जहां गैर सरकारी और लाभ के बिना काम करने वाले सक्रिय संगठनों की संख्या सर्वाधिक है। अतः प्रश्न उठता है कि इतने सारे संगठनों के बावजूद जनहित का मुद्दा नरम क्यों है। अर्थात समाज में जो जनहित हैं, जो नागरिक हैं, विकास का जो परिणाम है, उनके मानव जीवन में जो विकास है, वो जनहित का मुद्दा इतना नरम क्यों है जब इतनी सारी एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन हैं। क्या कारण है? तो इसका कारण हर एक व्यक्ति समझ सकता है। आगे ध्यान दीजिए, वर्ष 2016
भारत का हर एक नागरिक समझ सकता है इसके पीछे का कारण। और आज चल रहा है 2026, तो भारत को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष बीत गए हैं और शिक्षा स्तर सुधरा है और भारत के नागरिक जो है वो विकास की तरफ, अच्छे विकास की तरफ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े हैं और अपनी विचारधाराओं को अच्छी तरह से देश के प्रति समर्पण की भावना से आगे बढ़ रहे हैं लेकर के। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ऐसा मुद्दा क्या है। हर कोई समझ सकता है, हर एक के पास मोबाइल फोन है और शिक्षा के लिए आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो वर्ष 2016, तो जानिए वर्ष 2016 में सीबीआई, तो वर्ष 2016 में सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के दाखिल की गई रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो वर्ष 2016 में सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 30 लाख से अधिक एनजीओ हैं, जिनमें से सिर्फ 3,700,000, जिनमें से जो है एनजीओ 3,700,000 ने ही अपने खर्च का लेखा जोखा सरकार को दिया है। जो इन एनजीओ हैं भारत में 3 लाख से ज्यादा जो एनजीओ हैं, इनमें से जो केवल मात्र 3,700,000 एनजीओ अर्थात गैर सरकारी संगठन हैं कह सकते हैं, तो यहाँ पे इनका जो खर्च है, जो धन है, ये किस कार्य में लगा है और एक इस कार्य के लिए कार्य किए हैं और किस प्रकार से समाज में अच्छी पकड़ बनाई और लोगों के जीवन स्तर को सुधारा है, समाज के देश के विकास को। तो यहाँ पे लेखा जोखा सरकार को दिया है केवल 3,700,000 ने ही। तो यहाँ पे बाकी के एनजीओ ने कोई वैलिस्टिक पे, यहाँ पे कह सकते हैं वैलिस्टिक से दाखिल नहीं की है, इसलिए इनके धन का सदुपयोग हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, कहां पे हुआ है कह सकते हैं। तो यहाँ पे धन का सदुपयोग हुआ है कि नहीं यह पता नहीं चल पाता है। तो जो एनजीओ ने अपना लेखा जोखा सरकार को नहीं दिया उनके बारे में है। तो यहाँ पे यानी एनजीओ जो गैर सरकारी संगठन है, इनकी दिशा सरकारी धन का ऑडिट ना होना एक बड़ी समस्या है। पॉइंट है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था, तो यहाँ पे बताया था कि औसतन हर साल रुपया 900, यहाँ पे रुपया जो है 950 करोड़ एनजीओ को दिया गया। यह बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम एनजीओ को जनहितैषी, तो यहाँ पे जनहितार्थी दी जाती है, अर्थात समाज के जो जन है, जनता है, उनके उपयोग के लिए दी जाती है, उनके कार्यों के लिए, समाज के स्तर को सुधारने के लिए दी जाती है, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए दी जाती है, जागरूकता फैलाने के लिए दी जाती है। लेकिन उसका क्या आउटपुट है, वह पैसा कहाँ खर्च होता है, इसको देखने वाली कोई सशक्त एजेंसी नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। आगे जानिए। तो यहां पर पॉइंट, सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1970, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1970 तक देश में केवल 1.44, तो 1.44 लाख कह सकते हैं, 1.44 लाख समितियां पंजीकृत थीं। लेकिन जब भारत ने नई आर्थिक नीतियों को 90 के दशक में लागू किया, उसके बाद एनजीओ की संख्या में बेतहाशा, बेहतरीन कह सकते हैं, बेतहाशा वृद्धि हुई। अतः यह चिंता अक्सर उभरती है कि इतने संगठन जनहित के कार्यों के लिए बने हैं या फिर नव उदारीकरण हितों के संरक्षण के लिए। पॉइंट, एक सैद्धांतिक समस्या यह है कि भारत में जो भी एनजीओ बने हैं वे केवल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ही पंजीकृत नहीं है, बल्कि राज्यों के कानून तथा भारतीय कंपनियों अधिनियम 2013 की धाराओं के तहत भी पंजीकृत होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एनजीओ के पंजीकरण के नियमों में विविधता, तो यहाँ पे विविधता है, जो कह सकते हैं भिन्नता है, इनमें भिन्नता है जो कि गलत प्रतीत होता है।
पॉइंट है। अन्य समस्या, तो यहाँ पे अन्य समस्या यह भी दिखाई देती है कि अंग्रेजों के शासन से चले आ रहे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जैसे कानूनों की जटिलता को कम करना और उन्हें तर्क संगत बनाना जरूरी है। पॉइंट है, एनजीओ गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदे लेने संबंधी नियमों को भी प्रासंगिक बनाते हुए उन्हें सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आने हित साधने के लिए एनजीओ खोलकर अपने अनुकूल माहौल बनवाती हैं और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य करती हैं। पॉइंट है, कई देश भी भारत के आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने हेतु भारत में एनजीओ खुलवाते हैं और उन्हें फंडिंग करते हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। ऐसे एनजीओ जल जंगल जमीन या कहीं नाम पर आदिवासियों को भड़काते भी हैं और माओवादी हिंसा भी करवाते हैं। अक्सर यह देखने को मिलता है कि विदेश से एनजीओ को जिस कार्य के लिए धन आता है, यह धन उस कार्य या क्षेत्र में व्यय न होकर गैर कानूनी और अनैतिक गतिविधियों में व्यय होता है। तो यहाँ पर बताया गया गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याएं भारत में। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं कि एनजीओ के अर्थात गैर सरकारी संगठन के अलग अलग कई प्रकार से इसके कई रूप हो सकते हैं। सेवा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कर्म के नाम पे, देश के नाम पे, समाज के नाम पे, जागरूकता के नाम पे, पर्यावरण के नाम पे, विकास कार्य के नाम पे। तो समझ सकते हैं इसके कई प्रकार हो सकते हैं। इसमें नकारात्मकता भी है और सकारात्मकता के उद्देश्य भी शामिल हैं। ये उस व्यक्ति के ऊपर आधारित है जो उसे संगठन का कार्य करता धरता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि एनजीओ जो है देश के विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, मानव हित के लिए अच्छा भी है और खतरनाक भी साबित हो सकता है देश के लिए, सरकार के लिए भी। तो यहाँ पे बताया गया गैर सरकारी संगठन के बारे में, एनजीओ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भारत देश की तरक्की में ईमानदारी से शामिल रहिए।